एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इम्पोर्टेंट सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस। तो ये 30 क्वेश्चन बिल्कुल सेलेक्टेड है, इम्पोर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। अगर आप रीड की तैयारी कर रहे हैं, आपने लेवल 1 लेवल 2 लिया हुआ है, आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने हिंदी भाषा 1 लिया है 2 लिया है, दोनों में इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको मैंने यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, सो दैट कि आप सभी लोग इस सेशन को देख सकें और अपनी प्रिपरेशन को आप यहाँ पर देख सकें कि कितनी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो काफ़ी सारे स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था कि मैम अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं और आप हिंदी पेडागोजी भी साथ के साथ कराइए, क्वेश्चन सीरीज लेकर के आइए। सो इसीलिए ये सीरीज में लेकर के आई हूँ हिंदी के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको रीड के लिए और भी मॉक टेस्ट या अगर आपको टेस्ट सीरीज यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए, किसी भी स्टेट लेवल टेट के लिए या DSSB के लिए अगर आपको कोई भी टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट चाहिए तो आप टेक्स्ट बुक ऐप से जुड़ सकते हो। तो मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ टेक्स्ट बुक के बारे में, जहाँ पर 299 रुपीज़ में आपको मिलेगा 250 से ज़्यादा ऑल एग्जाम प्रिपरेशन मटेरियल और 21,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट ओनली 299 रुपीज़ में। ठीक है, सो टेक्स्ट बुक आपको पता होगा टेस्ट सीरीज चलाता है, बहुत ही ज़्यादा इनकी टेस्ट सीरीज क्वालिटी वाइज होती है। और स्पेशली अगर रीड की अगर आप लेना चाहते हैं टेस्ट सीरीज तो आपको 299 रुपीज़ में ये 1 ईयर के लिए आपको मिल जाएगा। बहुत सारे यूजर्स ऑलरेडी इसे यूज़ कर रहे हैं और रीड के लिए रिविजन पैक मॉक टेस्ट इनका अवेलेबल है, फ्री भी है। यहाँ पर आप फ्री टेस्ट लगा सकते हो लेने से पहले, पास जो टेक्स्ट बुक का पास है उसको लेने से पहले हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको ये मिलेगा। 42 फुल टेस्ट लेवल 1 के लिए, 20 फुल टेस्ट लेवल 2 के लिए मिलेगा। इसके अलावा सेक्शन वाइज यहाँ पर टेस्ट होते हैं इनके, मतलब कि आप हर सेक्शन के अलग अलग टेस्ट लगा सकते हो। संस्कृत का है, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, फुल टेस्ट है, चैप्टर वाइज आपको 61 टेस्ट मिलेगा। इसके अलावा 126 और भी बहुत सारे इनके मॉक टेस्ट यहाँ पर है। ठीक है, सो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 299 का इनका 1 ईयर का पास लेते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे हर एग्जाम के लिए आपको जो है मॉक टेस्ट मिल जाएगा, चाहे वो रेलवे हो, SSC हो, बैंकिंग हो, आप किसी भी एग्जाम के मॉक टेस्ट जो है 299 में 1 ईयर के लिए लगा सकते हो। ठीक है, सो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आपको इस पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज कर लेते हो तो आपको इस पे 30 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, सो जरूर आप इसको देखिएगा। तो 299 रुपीज में अगर आप SD10 कूपन कोड लगाते हो तो आपको ये 270 रुपीज का पड़ेगा फॉर 1 ईयर। और 1 ईयर में इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि इससे अफोर्डेबल प्राइस में कहीं और आपको मिलेगा। क्वालिटी टेस्ट है यहाँ पर। ठीक है, सो जरूर आप इसको कंसिडर करना। और अगर आप 2 ईयर का लेना चाहते हो तो वो आपको 499 रुपीज का पड़ेगा। सेम कूपन कोड लगाओगे आपको 50 रुपीज ऑफ मिल जाएगा इस पर भी। ठीक है, तो आप जरूर इसको देखना और अदर डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए अब हम अपने सेशन को फाइनली स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी डाउट होता है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझसे आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो या आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न से बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति को सफल बनाते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति को इनमें से क्या सफल बनाते हैं? तो ऑप्शन को फटाफट से देखिएगा। भाषा, विषय वस्तु, प्रस्तुतिकरण, रटकर बोलने की शैली, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। आरोह अवरोह को ध्यान में न रखकर, तो यहाँ पर ध्यान में न रखना भी गलत है। बिना भूले लगातार बोलने की शैली, तो ये भी नहीं होगा कि आप लगातार बोल रहे हैं। मौखिक अभिव्यक्ति को सबसे ज्यादा सफल क्या बनाता है कि आपकी लैंग्वेज क्या है, आपकी लैंग्वेज पे कितनी पकड़ है, कंटेंट क्या है, आपका विषय वस्तु जो आप बोल रहे हैं, और आपका प्रेजेंटेशन यानी कि आप अपनी बात को किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रव्य प्रसारण माध्यम के अंतर्गत रखा जाता है समाचार पत्र, रेडियो, विविध पत्रिकाएं, पोस्टर। श्रव्य प्रसारण माध्यम यानी कि जहां पे श्रव्य का मतलब कि आप सुन रहे हैं, जहां पर सुनना ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा राइट आंसर क्या बना? रेडियो क्या है हमारा? श्रव्य माध्यम होता है। इसके अलावा समाचार पत्र, पत्रिकाएं यानी कि जो मैगजीन्स हैं, जो पोस्टर है, ये सारे के सारे आपके दृश्य के अंदर आ जाएंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? यानी कि रेमेडियल टीचिंग का बेस क्या होता है? पाठ्य पुस्तक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, व्याख्यान परीक्षण, स्व परीक्षण। तो राइट आंसर क्या बनेगा कि जो भी आपका रेमेडियल टीचिंग है उसका जो बेस होता है, जो आधार होता है, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। यानी कि जब आपने निदान किया, आपने कारणों को जाना, कारणों को जब आपने जाना उसके बाद आप क्या करते हो, उसको दूर करते हो, तो वो आपका उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बना वो फाइनली क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, हम निदान करते हैं उसके बाद हम उपचार कर रहे हैं, यानी कि हम जहां पर समाधान कर रहे हैं बच्चे की लर्निंग डिफिकल्टीज को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। इनमें से कौन सा उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है? दृश्य विधान, अभिनय, कहानी, अनुवाद। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अनुवाद जो है वो उद्बोधन विधि का एक उपभेद नहीं होता है। उद्बोधन विधि क्या होता है? जहां पर आप किसी भी शब्द को, यानी कि अगर आपको कोई शब्दार्थ बताना है तो आप उसके लिए बहुत सारे दृश्य सामग्री का यूज कर सकते हो, आप चार्ट दिखा सकते हो, आप मॉडल दिखा सकते हो, अभिनय करके, यानी कि आप एक्शन के थ्रू उस वर्ड का मीनिंग बताते हो, आप बच्चों को स्टोरी के थ्रू, कहानी के थ्रू आप उस शब्द का क्या बताते हो, शब्द का अर्थ बताते हो, तो वो विधि आपकी उद्बोधन विधि होती है। तो यहाँ पर डी को छोड़कर यानी अनुवाद यहाँ पर हमारा नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? यानी कि व्याकरण की शिक्षा किस विधि में स्वतंत्र रूप से हम नहीं देते हैं? तो राइट आंसर इसका जो बनेगा वो बनेगा भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र तरीके से नहीं दी जाती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि जो मेथड है ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो थोड़ा सा मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। भाषा संसर्ग विधि में क्या है कि भाषा के क्या करते हैं हम, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हम कराते हैं। व्याकरण की भाषा, व्याकरण की जो शिक्षा है वो प्रत्यक्ष तरीके से ना दे करके हम क्या करवाते हैं बच्चों से, भाषा के शुद्ध रूप का, भाषा के शुद्ध रूप का क्या करवाते हैं हम, ज्ञान करवाते हैं। तो वो आपकी कौन सी विधि है? भाषा संसर्ग विधि है। बेसिकली प्राइमरी लेवल पर ये अच्छी मानी जाती है। ठीक है, और ये व्याकरण को पढ़ाने की एक इम्पॉर्टेंट विधि है। इसके अलावा आगमन विधि में भी आप व्याकरण का ज्ञान जो है उदाहरण से नियम की तरफ देते हैं। निगमन विधि में हम नियम से उदाहरण की तरफ देते हैं। निगमन विधि में दो आपकी विधियां और आ जाती हैं, एक होती है सूत्र विधि और एक होती है आपकी पाठ्य पुस्तक विधि। ठीक है, इसके अलावा आगमन विधि के चरणों की संख्या 4 होती है, और आगमन विधि में भी आपका विश्लेषणात्मक और उदाहरणात्मक दोनों विधियां होती हैं। तो आगमन निगमन दोनों विधि आपको याद रखनी है। पाठ्यपुस्तक विधि जो है वो निगमन विधि के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, सो फाइनली जो इसका राइट आंसर हमारा बना वो क्या बना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भाषा संसर्ग विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुलेटिन बोर्ड है। बुलेटिन बोर्ड कैसी सामग्री है? श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर कोमल सामग्री? तो बुलेटिन बोर्ड जो है वो हमारी एक प्रकार की क्या होती है, दृश्य सामग्री होती है। जैसे कि आपको पता है स्कूल्स में बुलेटिन बोर्ड लगे होते हैं, कोई भी नोटिस वगैरह लिखना होता है तो वहां पर बुलेटिन बोर्ड के थ्रू, कॉलेजेस में आपने देखा होगा, स्कूल्स में देखा होगा, तो ये एक दृश्य सामग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिक विश्वसनीय परीक्षण है। अधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा परीक्षण होगा? शिक्षक निर्मित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण या फिर प्रमापीकृत परीक्षण? तो यहाँ पर जो विश्वसनीय यानी कि जो रिलायबल परीक्षण है, रिलायबिलिटी वाला परीक्षण जो होगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड परीक्षण। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड जो हमारे टेस्ट होते हैं उसे हम प्रमापीकृत कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा क्या होते हैं, ये ऐसे टेस्ट बहुत ज्यादा वैलिड होते हैं। ठीक है, ऐसे टेस्ट वैलिड होते हैं, रिलायबल होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके अलावा आत्मनिष्ठ परीक्षण कौन से होते हैं? जो ऐसे टाइप होते हैं, जो लिखित परीक्षण होते हैं वो सारे आत्मनिष्ठ में आ जाते हैं हमारे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है, सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है। सीसीई मतलब आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसमें व्यापक जो है, व्यापकता का आशय किससे नहीं होगा? विषयों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता या फिर प्रश्नों की व्यापकता?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीसीई से। तो सीसीई में आपने दो वर्ड ध्यान दिया होगा, एक होता है सतत और एक होता है व्यापक। सतत का मतलब है कि आप जो है लगातार जो है असेसमेंट कर रहे हैं, लगातार आप आकलन कर रहे हैं और मूल्यांकन कर रहे हैं पूरे साल, ठीक है, कॉन्टिन्यूस है। और व्यापकता का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, जहां पर आपके सब्जेक्ट आ गए, ठीक है, आपका सब्जेक्ट और आप जो भी टूल्स का यूज कर रहे हो, जो भी आप उपकरणों का यूज कर रहे हो। दायरे का मतलब है कि आप ऑल राउंड डेवलपमेंट का ध्यान रख रहे हो। दायरा का मतलब है कि आप हर एरिया को कवर कर रहे हो, चाहे वो लाइफ स्किल हो, चाहे वो जो है स्पोर्ट्स हो, खेलकूद हो। तो यहाँ पर प्रश्नों की व्यापकता नहीं आती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आपके सब्जेक्ट होते हैं, उपकरण भी होते हैं जिनसे हम बच्चों का टेस्ट करते हैं। दायरे का मतलब है कि आप हर एरिया बच्चे का कवर करते हो, ठीक है। लेकिन डी वाला यहाँ पे हमारा सीसी के अंदर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मौन पठन का लाभ है। मौन पठन का लाभ क्या है? उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है, एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना। तो मौन पठन का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि इससे स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, ठीक है। यहाँ पे जब बच्चा साइलेंट रीडिंग कर रहा है, बिना बोले वो पढ़ रहा है, तो उसमें उसकी सेल्फ स्टडी जो है या जो उसकी समझ है, सबसे ज्यादा समझ डेवलप होती है मौन पठन में। मौन पठन के भी आपके बहुत सारे टाइप होते हैं। एक होता है आपका द्रुत पठन, जो कि मौन पठन के अंदर ही आ जाता है। एक आपका गंभीर वाचन होता है, गंभीर पठन जिसे हम कहते हैं। और एक होता है हमारा विहंग अवलोकन, विहंगवालोकन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये तीन टाइप होते हैं मौन पठन के। और सबसे बड़ा फायदा है कि स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, समझ विकसित होता है यहाँ पर बच्चे की थिंकिंग यहाँ पे डेवलप होती है। अगर हम उच्चारण की बात करें, उच्चारण की या शुद्ध उच्चारण बच्चा कौन से वाचन में सीखता है, तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, सस्वर वाचन। सस्वर वाचन जो होता है उसमें बच्चे का उच्चारण सबसे ज्यादा डेवलप होता है। और प्राइमरी लेवल पे ये जो स्वस्थ वाचन है वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये वाचन के बारे में आपको बेसिक बातें सारी याद रखनी है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना शिक्षण का उद्देश्य है। रचना शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, सूक्ष्मबद्धता बनाना या फिर व्याकरण सम्मत कार्य करना। तो रचना शिक्षण जहां पर कंपोजिशन कर रहा है, ठीक है, कंपोजिशन आपका आ जाता है, जहां पे बच्चा लेटर लिख रहा है, ऐसे लिख रहा है, जो कोई भी राइटिंग कर रहा है बेसिकली। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा उद्देश्य इसका जो मेन एम हो जाएगा वो हो जाएगा कि साहित्य सृजन की प्रेरणा देना। साहित्य सृजन का मतलब है कि कोई कहानी, कोई रचना, कोई नाटक, कोई एकांकी, कोई पत्र, कोई भी चीज है बच्चा जिसको क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी की लिखित अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आप लिखित अभिव्यक्ति का मूल्यांकन कर रहे हैं तो क्या आप ध्यान रखेंगे? यथोचित अनुच्छेदों का निर्माण, भावों का चयन, उचित हाव भाव या फिर उपयुक्त सभी। तो आप अगर लिखित अभिव्यक्ति को देख रहे हैं कि बच्चा ने कैसे उसने लिखा है, तो आप इन तीनों चीजों पे ध्यान देंगे। आप उसके हाव भाव भी देखेंगे कि भाई आप देखोगे कि भाई उसका हाव भाव क्या है, उसमें भावों का चयन उसने कैसे किया है, अनुच्छेदों का निर्माण उसने कैसे किया है। तो तीनों चीजें यहाँ पर आ सकती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रव्य दृश्य साधन है। श्रव्य दृश्य साधन क्या है? चलचित्र, चित्र, चित्र विस्तारक या फिर रेखा चित्र। श्रव्य दृश्य मतलब कि जिसमें आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो राइट आंसर इसका बनेगा हमारा चलचित्र, जिसे हम मोशन पिक्चर्स कह सकते हैं। जो मूवीज होती हैं, जो मोशन पिक्चर्स होते हैं, वो आपका चलचित्र होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आता है, सतत और व्यापक शिक्षा के कार्य क्या है? सतत और व्यापक शिक्षा के कार्य बताने हैं। नियमित मूल्यांकन में मदद करता है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि भाई जो आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन है वो नियमितता का ध्यान रखता है। अक्षमताओं का निदान करता है, बिल्कुल सही है। लर्निंग के जो गैप्स हैं उनको दूर करता है। प्रभावी शिक्षण को व्यवस्थित करता है, ये भी ठीक है। भविष्य के लिए निर्णय लेने में मदद करता है मूल्यांकन, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन हमें क्या लग रहा है, बिल्कुल करेक्ट लग रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसीई के बारे में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि कौन सी है? द्वितीय भाषा यानी कि जो आपका सेकेंड लैंग्वेज है उसके शिक्षण में तुलनात्मक विधि कौन सी होती है? व्यतिरेकी विधि, सिद्धांत विधि, व्यास विधि या फिर तुलना विधि।
तो द्वितीय भाषा शिक्षण की जो तुलनात्मक विधि मानी जाती है वो मानी जाती है यहाँ पर व्यतिरेकी विधि को। व्यतिरेकी विधि में आप क्या करते हो, दूसरी भाषा का शिक्षण करवाते हो। तुलना यहाँ पे बेसिकली आप भाषा के शिक्षण में जो भी उसके जो उसका सौंदर्य है या जो उसकी आइटम्स हैं, बेसिकली जो एक तत्व है, उनकी आप बेसिकली क्या करते हो, तुलना कर रहे हैं, ठीक है, जो कि सेकेंड लैंग्वेज को सिखाने में इंपॉर्टेंट मानी जाती है। यहाँ पर जो डी वाली तुलना विधि है ये कविता में इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर आप इस वाली विधि में क्या करते हो, कविता शिक्षण में इस विधि का हम यूज करते हैं, जहां पर आप अगर कोई कविता पढ़ा रहे हैं तो वहां पर आप अनेक कवियों की, उनकी कृतियों की, आप कवियों और कृतियों की क्या करते हैं, तुलना करके अध्ययन करवाते हो, वो आपकी तुलना विधि है। व्यास विधि जिसे हम कविता में यूज करते हैं, बेसिकली कविता में भी कर सकते हैं और गद्य में, जो बड़े बड़े जो हमारे गद्य है, ग्रंथ हैं, उनमें हम व्यास विधि का यूज करते हैं। बेसिकली कविता में ही इनको ज्यादा हम यूज करते हैं, ठीक है। सिद्धांत विधि जिसे हम सूत्र विधि भी कहते हैं, ये जो सूत्र विधि है, ये जो सिद्धांत विधि है, इसे हम व्याकरण में ज्यादा अपनाते हैं, ठीक है। तो ये सभी विधियों के बारे में आपको बेसिक बेसिक बातें याद रखनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या बना, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगला देखते हैं, किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है। बोलने के कौशल के विकास से किसका संबंध नहीं है, सस्वर वाचन, शुद्ध उच्चारण, कविता पाठ या प्रतिलिपि। तो बहुत आसान प्रश्न है। बोलने के कौशल से रिलेटेड जो नहीं होगा वो होगा हमारा प्रतिलिपि। प्रतिलिपि आपका किससे रिलेटेड है, आपके लेखन से रिलेटेड है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट भी कहते हैं, जो स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, ठीक है, उसे प्रतिलिपि कहते हैं। इसके अलावा सस्वर वाचन बोलने से रिलेटेड है, शुद्ध उच्चारण भी और कविता का पाठ भी, ठीक है। तो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन संगत नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। फर्स्ट है कि पाठ्य पुस्तक शिक्षा विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड है, पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है, तो ये भी ठीक है, प्रमुख साधन होता है पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं। तो जो गलत है वो आपको बताना है। सो राइट आंसर क्या बना कि जो पाठ्य पुस्तक है वो शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं, ये बात गलत है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जो हमारी टेक्स्ट बुक होती है वो हमारा लक्ष्य नहीं होता। साध्य का मतलब होता है कि जो आप सीख रहे हो, यानी कि जो आपको सीखना है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक क्या होती है, हमारा साधन होता है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, कौशल को सीखते हैं, है ना। तो कौशल आपके क्या होते हैं, साध्य होते हैं, जिनको आप सीख रहे हो, और साधन क्या है, जिसके द्वारा आप उसे सीख रहे हो। तो पाठ्य पुस्तक क्या है, शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका संगत नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी क्या है। अर्थ ग्रहण का कौशल आपको बताना है, ठीक है। समाचार वाचन, व्याकरण शिक्षा, मौन वाचन या सस्वर वाचन। सो मैंने यही डिस्कस किया था कि जब आप अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दे रहे हैं, जब आप समझ की बात कर रहे हो, जहां पे अर्थ का ग्रहण इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर आपका मौन वाचन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मौन वाचन से बच्चे को अर्थ ग्रहण की क्षमता ज्यादा अच्छे से होती है। सस्वर वाचन का उद्देश्य बेसिकली उच्चारण पर ज्यादा इसको फोकस किया जाता है, जो स्पीच है उस पर फोकस किया जाता है सस्वर में, ठीक है। सो यहाँ पर सी ऑप्शन, जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है, ठीक है। फर्स्ट, निबंधात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन में वस्तुपरकता का अभाव रहता है। सेकंड, मौखिक परीक्षा में पक्षपात की आशंका रहती है, ये भी ठीक है। जब आप मौखिक परीक्षा लेते हो तो उसमें बायसनेस पाई जाती है, कई बार टीचर फेवरेट स्टूडेंट को ज्यादा मार्क्स दे देता है, ओरल टेस्ट में ऐसा भी होता है। निबंधात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन में वस्तुपरकता का अभाव रहता है, ये भी ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी कम पाई जाती है निबंधात्मक प्रश्नों में, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता, ये भी ठीक है। जब आप परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट लेते हो, जहां पे बच्चा केवल परफॉर्म कर रहा है, तो वहां पर बच्चे का आप जो शाब्दिक ज्ञान है उसको चेक नहीं कर पाते हो। तो सी वाला भी बिल्कुल ठीक है, ये तीनों बातें ऊपर की बिल्कुल करेक्ट है। डी वाली बात हमारी गलत हो गई। वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास होता है, ये गलत है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास जो है वो कम होता है या फिर नहीं होता, यानी कि आप ओरिजिनलिटी नहीं देख सकते हो। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि जैसे मान लीजिए एमसीक्यूज क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो आप प्रश्न बता रहे हो वो केवल आप पहचान कर रहे हो ए बी सी डी में से, आप यहाँ कुछ नया नहीं कर रहे हो, जो उत्तर है उसी को आप सिलेक्ट कर रहे हो, इसीलिए मौलिकता का यहाँ पे विकास नहीं होता है या कम होता है, ठीक है। तो डी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा? आई होप आपने गेस कर लिया होगा अभी तक। महात्मा गांधी का मानना है कि भाई आप जो भी मातृभाषा प्रारंभिक शिक्षा करवाएंगे वो उसकी मदर टंग में होना चाहिए। महात्मा गांधी का ऐसा विचार था। इसके अलावा किलपैट्रिक याद रखना, प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है, इनसे एक ही नाम याद आता है, प्रोजेक्ट विधि जो है वो किलपैट्रिक ने दी। मारिया मोंटेंसरी का नाम याद रखना है, लेखन पे बल देती हैं, और इनका जो मारिया मोंटेंसरी है उनसे रिलेटेड एक विधि है जिसको हम कहते हैं, जहां पर आप वस्तुओं को साहचर्य के साथ सिखाया जाता है। तो इनकी एक विधि है मोंटेंसरी विधि जिसे कहते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ नाम आप याद रख लो। मोंटेंसरी विधि है इनकी, जो बहुत ज्यादा हिंदी में यूज की जाती है, मोंटेंसरी विधि, जहां पर जो है ऑब्जेक्ट से सिखाया जाता है, सेंसेस से सिखाया जाता है, सेंसेस पे ये ध्यान देती हैं। और इनका जो है संपर्क विधि भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार पूछा जाता है संपर्क विधि, तो ये याद रखना है। संपर्क विधि जिसे हम साहचर्य विधि भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, साहचर्य भी कहते हैं, साहचर्य विधि, जहां पर वस्तुओं को साहचर्य से सिखाया जाता है कार्ड्स के थ्रू। तो संपर्क विधि, साहचर्य विधि, मोंटेंसरी विधि जो है मोंटेंसरी के द्वारा दिया गया। फ्रॉबेल का याद रखना किंडरगार्टन है, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं जो याद रखनी है सभी के बारे में। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या बना इस प्रश्न के लिए? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी का प्रयोग होता है? यानी कि कौन सा दृश्य उपकरण है जिसमें ट्रांसपेरेंसीज का यूज किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर बना वो बनेगा ओवरहेड प्रोजेक्टर में, ठीक है। ओवरहेड प्रोजेक्टर में आप क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंसीज जो है, जो शीट्स हैं, उनको आप यूज करते हो, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौन पठन के विषय में धारणा है, मौन पठन के विषय में बताना है। एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है, इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। सो मौन पठन के विषय में जो सही बात है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इससे एकाग्रचित होकर, यानी कि आप यहाँ पर अर्थ को ग्रहण करते हो, एकाग्रचित होकर के आप यहाँ पर कोई भी चीज सीखते हो, ठीक है। समझ पे ये बहुत ज्यादा फोकस करता है, बच्चा समझ के साथ इसको पढ़ता है। गति धीमी हो जाती है, ये बात गलत है। और जो 4 वाला है, आदर्श वाचन के तुरंत बाद इसे नहीं किया जाता। आदर्श वाचन के तुरंत बाद कौन सा वाचन किया जाता है? अनुकरण वाचन किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आदर्श वाचन के तुरंत बाद कौन सा वाचन होता है? अनुकरण वाचन होता है, जो कि कौन करते हैं? छात्र करते हैं। और आदर्श वाचन कौन करता है? आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा कक्षा में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से किससे होता है? प्रस्तुतिकरण का रिलेशन किससे है? छात्रों से, शिक्षक से, कक्षा के वातावरण से, या गतिविधियों से? तो जब आप प्रेजेंट कर रहे हो कोई चीज तो ये रिलेटेड होगा टीचर से, ठीक है। जैसे कि आप लेसन प्लान बना रहे हैं, आप कोई भी पाठ योजना बना रहे हैं, तो वहां पर आप क्या करते हैं, आप जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं उसका प्रस्तुतिकरण यहाँ पे करते हो। तो यहाँ पे ये किससे संबंधित है? शिक्षक से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना है। सरल से कठिन की ओर क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षण का सिद्धांत है, शिक्षण का सूत्र है, वैज्ञानिकता पर ये फोकस होता है, या दार्शनिकता पर फोकस होता है? तो जब आप भाषा में कोई भी चीज अगर आप सिखा रहे हैं, अगर आप सरल से कठिन की ओर जा रहे हैं, यहाँ पर इजी टू डिफिकल्ट की तरफ अगर आप जा रहे हैं, ये हमारे क्या होते हैं? शिक्षण के सूत्र होते हैं, यानी कि इसे हम मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहते हैं। जैसे कि आप ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहे हैं, ये भी मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है। सरल से कठिन की ओर जा रहे हैं, उदाहरण से नियम की ओर जा रहे हैं, आप यहाँ पर नोन टू अननोन जा रहे हैं, या फिर आप मूर्त से अमूर्त की ओर जा रहे हैं, ये सब आपका क्या है? विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना, ये सब हमारे क्या है? शिक्षण के सूत्र होते हैं, जिन्हें हम अपनी टीचिंग में यूज करते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त कौन सा इनमें से नहीं है? व्याकरण शिक्षण के लिए क्या उपयुक्त यहाँ पर नहीं होगा? निगमन प्रणाली, आगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है ये।
तो यहाँ पर व्याकरण शिक्षण जब हम करते हैं तो हम निगमन का यूज करते हैं, बिल्कुल ठीक है। निगमन में यहाँ पर आपका सूत्र भी आ जाता है और एक आपका पाठ्य पुस्तक आ जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। निगमन तरीका है, इसमें दो उपविधियां इसमें आ जाती हैं। आगमन विधि में हम जो है विशिष्ट से सामान्य की तरफ सिखा रहे हैं, आप उदाहरण से नियम की तरफ सिखा रहे हैं, और इसमें 4 जो है चरण होते हैं और इसमें 2 अन्य प्रकार जुड़े हुए हैं। एक होता है आपका उदाहरणात्मक और एक होता है आपका विश्लेषणात्मक तरीका आगमन में। अव्याकृति विधि को हम क्या कहते हैं? अव्याकृति विधि को हम भाषा संसर्ग विधि भी कहते हैं, ये याद रखना। भाषा संसर्ग विधि को हम अव्याकृति विधि भी कहते हैं, जहां पर आप बच्चों को अनुकरण के द्वारा सिखा रहे हो, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान आप करा रहे हैं। व्याकरण की शिक्षा प्रत्यक्ष तरीके से अव्याकृति विधि में नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो है ऊपर वाले ये व्याकरण से रिलेटेड है, लेकिन जो कक्षा अभिनय है वो हमारे नाटक से कहीं ना कहीं रिलेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, मतलब कि अगर आप कक्षा 8 के बच्चों का आकलन करना चाहते हो तो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्या है वहां पर? मौखिक परीक्षा, व्याकरण की जानकारी, लिखित परीक्षा, या फिर भाषा के प्रयोग की क्षमता। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा प्रयोग की क्षमता। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप भाषा के यूज की बात जब हम करते हैं, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? तो ध्यान से पढ़िएगा, कौन सी विधि में हम मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाते हैं और बिना मातृभाषा के यूज के हम दूसरी भाषा को सिखाते हैं? द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि या अनुवाद विधि। देखो अनुवाद विधि कौन सी है, जिसे हम ग्रामर ट्रांसलेशन भी कहते हैं, और यहाँ पर मातृभाषा पे बहुत ज्यादा क्या किया जाता है? फोकस किया जाता है, तो ये तो नहीं हुआ। और द्विभाषी विधि को जो हम क्या कहते हैं? बाइलिंगुअल कहते हैं। इसमें भी हम मातृभाषा और जो आपकी जो लक्ष्य भाषा है दोनों का यूज करते हैं। तो राइट आंसर क्या बना यहाँ? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि इसे हम प्राकृतिक विधि भी कहते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक विधि प्रत्यक्ष विधि सेम है, जहां पर आप दूसरी भाषा को सिखाते हो बिना मातृभाषा का प्रयोग किए, यानी कि यहाँ पर आप केवल लक्ष्य भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा शिक्षण में अर्जन से क्या तात्पर्य है? भाषा शिक्षण में अर्जन क्या होता है? फर्स्ट है सीखे हुए ज्ञान को आत्मसात करना अर्जन है। सेकंड, भाषा अर्जन द्वारा व्यवहार संशोधन की प्रक्रिया है। अर्जन एक क्रियाशील प्रक्रिया है जिसमें बालक प्रयास और त्रुटियों द्वारा भाषा सीखता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो हमारा एक्विजिशन होता है, जो अर्जन होता है, उसमें सारी चीजें ये शामिल होंगी, ठीक है। आपके व्यवहार के में संशोधन हो रहा है, आप अर्जित कर रहे हैं किसी भाषा को, आप अपने परिवार में जो आप अर्जन करते हैं भाषा को, प्राकृतिक तरीके से हम क्या करते हैं? भाषा को अपने परिवार में, अपनी मातृभाषा को हम अर्जित करते हैं सबसे पहले। तो इसमें हम क्या करते हैं? आत्मसात करते हैं ज्ञान को, संशोधन भी होता है व्यवहार में, हम यहाँ पे गलतियों से भी सीखते हैं, तो क्रियाशील होती है अर्जन हमारी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी के साथ हम जाएंगे, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम 28 क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल कौन से हैं? पढ़ना लिखना, सुनना बोलना, पढ़ना सुनना, या लिखना और बोलना। जो आपके बेसिक स्किल होते हैं, ठीक है, प्राइमरी लेवल पे, वो सबसे ज्यादा क्या माने जाते हैं? सुनना और बोलना। आपको पता है कि जब प्राइमरी लेवल पे बच्चा आ रहा है तो आप सबसे ज्यादा उसको सुनने के मौके देते हैं, सबसे ज्यादा आप संवाद की बात यहाँ पे करते हैं, जहाँ पे बच्चा आपस में बोलते हैं, और कहानियों की हम बात करते हैं जहाँ पे बच्चा सुन रहा है कहानियों को। तो यहाँ पर इसीलिए सुनना और बोलना जो है वो बेसिक कौशल में हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर होगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं 29। नेक्स्ट है कि भाषा के सतत और व्यापक आंकलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सीसीई के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर राइट है वो आपको बताना है। पहला है, यह जानने में अध्यापक की मदद करता है कि बच्चों को क्या नहीं आता, यह बच्चों को सफल असफल की श्रेणी में रखता है और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण की बात करता है, यह बच्चे की प्रगति की तुलना दूसरे बच्चे की प्रगति से करता है या विश्वास रखता है, या फिर यह बच्चे के क्रमिक भाषाई विकास का अवलोकन करने पर बल देता है।
तो देखो तीनों जो ऊपर वाले ऑप्शंस हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हमें दिखा रहा है, ठीक है। अब आप ये नहीं जानेंगे कि उन्हें क्या नहीं आता, सीसी हमें ये नहीं बताता कि आप ये जाने कि बच्चे को क्या नहीं आता। आप सफल असफल की उनको आप यहाँ पे श्रेणी में विभाजित कर रहे हैं, ये भी नहीं है सीसीई के बारे में। आप तुलना कर रहे हैं दूसरे बच्चे से उसकी प्रगति को, ये भी नहीं होगा। हम यहाँ पे डी के साथ जाएंगे जो सबसे बेस्ट है कि आप बच्चे की क्रमिक भाषाई प्रगति का विकास और उस पर अवलोकन करते हैं। आप बच्चे की यहाँ पे डिफिकल्टीज को दूर करते हुए उसके विकास पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं लास्ट आज के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि व्याकरण की डैश विधि में उदाहरणों की सहायता से सामान्य सिद्धांत निकालते हैं। आपसे पूछा गया कि आप उदाहरणों की सहायता से, यानी कि आप विशिष्ट से कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर सामान्य की तरफ जा रहे हो, ठीक है, निकाल रहे हो आप कुछ कोई चीज। तो जब हम सूत्र का निर्माण कर रहे हैं ना, किसी आपके सूत्र का निर्माण करना जो है वो किस में आ जाएगा, हमारे आगमन विधि में आ जाएगा। आगमन विधि में आप किसी न किसी सूत्र का निर्माण, कोई रचना या कोई सिद्धांत को यहाँ पर आप सृजित कर रहे हैं या निकाल रहे हैं उदाहरणों की सहायता से, ठीक है। तो ये आगमन तरीका है सीखने का, विश्लेषणात्मक भी इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर निगमन की बात करें तो ये आपके सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये याद रखना। आपको पहले ही रूल बता दिया जाता है, नियमों को बता दिया जाता है, उसके बाद आप उस नियम को क्या करते हो, वेरीफाई करते हो, टेस्ट करते हो, वो आपका निगमन है। आगमन निगमन दोनों ही विधियां एक दूसरे की क्या मानी जाती है, आगमन निगमन दोनों एक दूसरे की पूरक मानी जाती है। आगमन जो विधि है वो ज्यादा मनोवैज्ञानिक होती है, निगमन विधि को हम क्या कहते हैं, अमनोवैज्ञानिक विधि कहते हैं, क्योंकि इसमें जो बच्चा है वो अपने विचारों को एक्सप्रेस ज्यादा नहीं कर पाता है, खोज नहीं कर पाता है बेसिकली, ठीक है। रटने पे बल देता है निगमन, ज्यादा रूल पे बल देता है, और बड़े लेवल पे निगमन ज्यादा बेटर है। और आगमन विधि जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों पे, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगमन निगमन से बहुत प्रश्न आपके आते हैं, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन अब कंप्लीट होते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मार्क्स जरूर बताइएगा, कोई भी फीडबैक, कोई भी क्वेश्चन किसी भी चीज के रिगार्डिंग अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। एंड लास्ट चीज और, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आपको सेशंस अच्छे लगते हैं। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से, आपके शेयर से, आपके कमेंट से, ठीक है। सो बस देखते रहिए, ओके। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।